नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। उत्तर प्रदेश से हम शुरुआत कर रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव में जबरदस्त हिंसा, मारपीट, अपहरण और गोलीबारी हो रही है। बहराइच में एक महिला बीडीसी सदस्य के अपहरण के दौरान उसके जेठ की हत्या कर दी गई। लखनऊ के एक होटल से संत कबीर नगर के 30-32 बीडीसी सदस्यों ने वीडियो वायरल कर कहा कि उन्हें अगवा कर लिया गया है। तमाम ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवारों के नामांकन के पर्चे छीन लिए गए या फिर फाड़ दिए गए। लखीमपुर में एक बड़े हिंदी अखबार के पत्रकार पर आरोप है कि उसने सपा महिला उम्मीदवार का पर्चा छीन लिया। वहां एक महिला प्रस्तावक की साड़ी खींची गई। और हमारे सहयोगी कमाल खान हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। कमाल, अभी तो कल केवल पर्चा भरने के दौरान इस तरह के हिंसक दृश्य देखने को आए थे, कल इसका मतदान भी होना है। क्या कह रही है वहां की सरकार? क्योंकि एक तरह से सीधे कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठता है कि लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है चुनाव, अगर उस दौरान इस तरह की हिंसा हो, महिलाओं के साथ अभद्रता की जाए, उम्मीदवारों के हाथ से पर्चा छीन लिया जाए, गोलियां मार दी जाए, आगजनी हो, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़े, और इस तरह से अगर हो रहा हो तो आखिर सरकार कर क्या रही है? देखिए, ऐसा है कि ये लोकतंत्र के किसी भी चुनाव का सबसे विकृत रूप है। ये ज़्यादातर चुनाव, अगर प्रधान का चुनाव छोड़ दें, तो ये जो 3 लेवल का चुनाव है पंचायत का, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इस इनडायरेक्ट इलेक्शन में मैनिपुलेशन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बड़े लंबे अरसे से ये बहुत विकृत रूप में चला आ रहा है और ये विकृति यहाँ तक आते आते बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे ज़िला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में ऐसा बताया गया कि 25 लाख से लेकर 50 लाख तक में एक एक ज़िला पंचायत सदस्य का वोट खरीदा गया है। बहुत जगह जो नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया, किडनैप कर लिया गया, मेंबर्स को, वोटर्स को किडनैप किया गया, प्रत्याशियों को किडनैप कर लिया गया। तो ये सब एक बहुत विकृत शक्ल अख्तियार करता जा रहा है और जो भी सत्ता में होता है वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उसको मिल जाएं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और यहाँ तक आते आते ये विकृति अब तक की सबसे ज़्यादा हो गई है। तो सारी पार्टियों को और सरकार को ये बैठ करके इसके ऊपर ज़रूर विचार करना चाहिए कि इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है अगर सिर्फ वोट को पावर के ज़रिए और पैसे के ज़रिए अगर पैसा दे करके ख़रीदना है और अगर किसी को किडनैप करके, मार करके, नॉमिनेशन नहीं फाइल करने दे करके अगर करना है और इसी तरह इतने लोगों की जानें जा रही हैं, हिंसा हो रही हैं, ऐसे लोकतंत्र का क्या मतलब है? इस तरह का चुनाव सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। इसे बिल्कुल बंद होना चाहिए और इसकी कोई और शक्ल होनी चाहिए। इसके ऊपर सबको विचार करना होगा। लेकिन कमाल, एक दूसरा भी पहलू इसका है, वो है राजनीतिक पहलू। हम देख रहे हैं कि चाहे समाजवादी पार्टी ये शिकायत कर रही है कि उसके लोगों को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा हो, लेकिन मायावती हो या फिर पप्पू यादव हो, वो उल्टे अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। पप्पू यादव ने तो ये तक कह दिया कि अखिलेश बाबू आपसे नहीं हो पाएगा। हालांकि अखिलेश ने इसका जवाब भी दिया, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन यूपी की जनता करेगी जो भी करना है। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें कटघरे में उल्टा अखिलेश यादव को खड़ा किया जा रहा है बनिस्बत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, या जो बीजेपी सरकार उसको खड़ा किया जाए? हाँ, देखिए, वो भी उसकी 2 वजह हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि वो चंद्रशेखर रावण ने एक ट्वीट करके कहा, मायावती के लिए कहा कि उन्होंने चुनाव में कुछ सरेंडर कर दिया, कुछ इस तरह की बात कही थी। अब पप्पू यादव वो दूसरे तरह की बात कह रहे हैं। तो दरअसल निशाना इसके ऊपर होना चाहिए कि अल्टीमेट, देखिए ठीक है, हो सकता है ये पिछली सरकार में भी हुआ होगा, उसके पिछली सरकार में और उसकी पिछली सरकार में भी हुआ होगा, लेकिन अल्टीमेटली तो सरकार जिम्मेदार है इसके लिए ना, चाहे जो भी सरकार हो। पुलिस जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो बल्कि विपक्ष को निशाने पे लेना एक हास्यास्पद बात है। लेकिन कई बार अपने लोग अपना पावर और अपनी जो तथाकथित हिम्मत है उसको जाहिर करने के लिए कहते हैं कि हम होते तो सड़क पे लड़ जाते और तुम्हारे यहाँ महिलाओं का अपमान हो गया और तुम कुछ कर नहीं पाए। तो ये उस नज़रिए से शायद उस बात को वो कह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो अपने बाहुबल और अपनी शक्ति से वो ऐसा नहीं होने देते। शुक्रिया आपका कमाल इस तमाम जानकारी के लिए। और उत्तर प्रदेश से ही दूसरी खबर, चंदौली जिले से, जहां बथरा गांव में खेत की मेड़ को लेकर अनुसूचित जाति और सवर्णों में विवाद हुआ। सवर्णों के दबंगों ने अनुसूचित जाति वालों की बस्ती में जमकर तांडव किया। इसका किसी ने वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। इसके बाद पुलिस हरकत में आई
और पीड़ितों की शिकायत पर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस जांच में भी जुट गई है। यह जलती हुई झोपड़ी चंदौली जिले के बरथरा गांव की अनुसूचित जात के लोगों की है। झोपड़ी में आग किसी अचानक आपदा की वजह से नहीं, बल्कि गांव के ही कुछ दबंग सवर्णों ने एक अनुसूचित जात के बच्चे की उनकी बनाई खेत के मेढ़ पर चलने की मामूली सी बात पर लगाई है। दबंगई इतनी कि उनके आगे बेबस लोगों की सिर्फ सिसकियां निकलती रहीं। मेढ़ पर चलने पर अनुसूचित जात के बच्चे से जो विवाद हुआ, उसका गुस्सा इतना था कि झोपड़ी में लगी साग की ऊंची ऊंची उठती लपटों के बाद भी शांत नहीं हुआ। यह तस्वीरें बताती हैं कि दबंग हाथ में लाठी लेकर इत्मीनान से वहां तांडव करते रहे और जो भी बोलता उसे धमकाने लगते। इस पूरी घटना का बस्ती के ही कुछ लोगों ने वीडियो बनाया और जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और उसने मुकदमा दर्ज किया। ये ग्राम बरथरा थाना चंदौली का मामला है। बैजंती देवी ने प्रार्थना पत्र दिया है कि मेढ़ पर आने जाने के विवाद को लेकर के उसके बेटे को और उसके परिवार वालों को मारा पीटा गया है और उसके घर में मड़ही में आग लगा दी गई है। उसने बिट्टू सिंह आदि 6 लोगों के विरुद्ध नामजद प्रार्थना पत्र दिया है। उसके प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना चंदौली पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उनमें से नितेश, रोहित, आनंद, अविनाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। छानबीन की जा रही है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बरथरा गांव में खेत की मेढ़ को लेकर अनुसूचित जात के लोगों और छत्रियों के बीच का है। घटना के बाद से गांव में तनाव है। अनुसूचित जात के लोगों को सरकार से न्याय के साथ सुरक्षा की दरकार है। अनुसूचित जात वालों की बस्ती में दबंगों ने एक घटना को अंजाम दिया, उस पर FIR दर्ज हुई, लिहाजा पुलिस तो अब अपना काम करेगी ही, लेकिन जिस मामूली विवाद पर किसी के रिहायशी घर में आग लगा दी गई, उसकी ऊंची ऊंची उठती लपटें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई जलते सवाल खड़े कर रही है। अब सरकार इसे कैसे बुझाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चंदौली से संतोष जायसवाल के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। उत्तराखंड सरकार ने कोविड यात्रा न कराने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है। अभी देश कोरोना की दूसरी लहर से उबर भी नहीं पाया है, पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से शुरू करने का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार की दुविधा बढ़ा दी है। योगी आदित्यनाथ ने खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से इस विषय पर बात की है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ के फोन के बाद उत्तराखंड सरकार कांवड़ यात्रा न करवाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रही है। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि 25 जुलाई से यूपी में कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, जिसे पिछले साल कोरोना के चलते रद्द कर दिया गया था। कुंभ को लेकर काफी आलोचना झेलने के बाद उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया कि वो इस बार कांवड़ यात्रा नहीं कराएंगे, लेकिन अब लगता है कि फैसला बदलने की तैयारी है। जो कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा चूंकि अनेकों राज्यों का उसमें जो है एक साथ होता है कि एक राज्य की यात्रा नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश का भी मामला है, हरियाणा का भी है और दिल्ली की भी है। तो हम उन राज्यों से भी बात करने वाले हैं, उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसको निर्णय करेंगे। जबकि 3 दिन पहले उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा था कि इस साल कोविड के चलते कांवड़ यात्रा नहीं कराई जाएगी। ये तस्वीरें मार्च और अप्रैल महीने में हुए कुंभ की हैं, जो तमाम आलोचनाओं के बाद भी कराया गया था। न सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और न मास्क लगाए लोग। परिणाम ये हुआ कि पूरा कुंभ कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया। कई साधुओं और सैकड़ों लोगों ने अपनी कोरोना से जान गंवाई। कुंभ में आने वालों के लिए कोविड नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया था, जिसमें बाद में जांच में पाया गया कि हजारों रिपोर्ट फर्जी हैं। 15 मार्च को कोरोना के 26,991 नए मामले सामने आए थे,
जो 15 अप्रैल को बढ़कर 2,739 हो गए थे। कुंभ के अंत तक देश भर में रोजाना आने वाले मामले 4 लाख के करीब पहुंच गए थे। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने ऐसी तस्वीरों के बारे में बात करते हुए नए कैबिनेट मंत्रियों से कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर अब भी खत्म नहीं हुई है और एक गलती कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर सकती है। हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से सवाल पूछा कि क्या केंद्र सरकार यूपी और उत्तराखंड सरकार को कांवड़ यात्रा कराने से रोकेगा। जरा उनका जवाब सुनिए। तो जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय में भी एक बार कहा था कि जान भी जहान भी, तो उन दोनों को बैलेंस करते हुए कैसे बढ़ना है। आप देख रहे हैं कि अब हर स्टेट पर, हर लेवल पर रेस्ट्रिक्शन में थोड़ी इजी किया जा रहा है। उस समय पर बहुत जरूरी है कि जब हम इस कंपोनेंट में बात कर रहे हैं कि एक तरफ इकोनॉमी चले, एक तरफ हम अपनी रेगुलर लाइफ को सुचारू रूप से चलाएं और रेस्ट्रिक्शन से बचें, और रेस्ट्रिक्शन में जो रिलैक्सेशन आए, तो जो भी कार्य किया जाए, फील्ड स्थाई पर जो भी कार्य किया जाए, वह कार्य कोविड सेफ करके किया जाए, यह बहुत मुख्य हो जाता है। कोरोना की दूसरी लहर में हमने उत्तर प्रदेश में ये भयावह तस्वीरें देखी हैं। ऐसे में कांवड़ यात्रा कराने का जोखिम लेना भारी पड़ सकता है, लेकिन ये बात सरकार को समझनी होगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन दोनों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव है और ये दोनों ही सरकारें नहीं चाहती कि पिछले साल की तरह इस साल भी कांवड़ यात्रा ना करा करके अपने कोर हिंदू वोट बैंक को नाराज किया जाए। यही वजह है कि इस साल ये कांवड़ यात्रा कराई जा रही है, लेकिन ये सवाल सरकारों को अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वाकई में उनके लिए राजनीति लोगों की जिंदगी से बड़ी है। सहयोगी अशोक महाले और अक्षय डोंगरे के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अभी वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे दिल्ली के पास कहां पर देखते ही देखते क्यों मलबे में बदल गए मकान। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के खोरी गांव में आज अतिक्रमण हटाने का अभियान फिर से शुरू हो गया। ये अरावती के जंगलों की जमीन थी जिसे गरीबों को बेच दिया गया था और अब वहां से उन्हें हटना पड़ रहा है। लेकिन खोरी गांव के लोग अब पूछ रहे हैं कि गांव से सटे कई होटल और अमीरों के फार्म हाउस बने हुए हैं, उन्हें क्यों नहीं गिराया जा रहा है। इस गांव के बसने और उजड़ने पर देखिए रविश रंजन शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। फरीदाबाद के खोरी गांव में बने अवैध मकानों को शुक्रवार से हटाने का काम फिर से शुरू हो गया। जमीन पर पुलिस, पैरामिलिट्री और आसमान में ड्रोन की निगरानी में दर्जन भर से ज्यादा बुलडोजर मकान गिराने में लगे हैं। अनहोनी की आशंका के चलते मीडिया को भी अंदर जाने की मनाही है। जिनके घर पर शुक्रवार सुबह तक छत थी, अब इस कड़ी धूप में कोई मेज के नीचे तो कोई छाते के सहारे धूप में बैठा है। पास की कोठियों में घरेलू काम करने वाली रेखा का 15 साल पुराना घर मलबे में तब्दील हो चुका है। छोटे बच्चों को लेकर अब वो कहां जाएं, इसी उधेड़बुन में वो मेज के नीचे बैठी हैं। अब ये कहाँ लेकर जाएंगे बच्चों को और परिवार को? कहाँ ले जाएंगे, ऐसे बैठेंगे धूप में, कहाँ ले जाएंगे। सारे 3 बार टुरा रहे, आप क्या कहाँ ले जाएंगे बच्चे, ऐसे धूप में रहेंगे हम। अच्छा, तो ये 3 बार हो गए। कब बना था आपका मकान? 6 साल पहले बनाया था। खरीदा था आपने यहाँ पे? 15 साल हो गए। अच्छा, तो आपको किसी ने बताया नहीं था कि यहाँ पर चूंकि अरावली का जंगल है, यहाँ पे जमीन नहीं खरीदनी? बताया नहीं किसी ने। अच्छा, तो कितने का खरीदा था आपने जमीन यहाँ? 2 लाख में। 60 साल की बुजुर्ग यशोदा का घर भी गिर चुका है। मकान के मलबे से संदूक और काम की चीजें खोज रही हैं। बड़ी मशक्कत के बाद अब गृहस्थी के नाम पर कुछ बर्तन और छोटा सिलेंडर मिला है, जिसे सुरक्षित रखने जा रही हैं।
अच्छा, पैसे लेकर के और एक और आपको पैसे कहाँ जा रही हैं? घर घर भाई ये तोड़ दिया, अब कहाँ अपन कम जाएंगे, कम रहेंगे, क्या करेंगे। अच्छा, तो तोड़ दिया, आज सुबह तोड़ा है? सुबह तोड़ा है, हमको पता नहीं, हम चले गए पर अब ले भी आए तो ये सामान यही बचा है? हाँ, ये बजाओ सब भर लिया, सब पुलिस वालों ने भरवा दिया। अच्छा, हाँ। तो ये कहाँ लेकर जा रहे हो आप लोग? अब जा रहे हैं, नीचे लेके जाएंगे, देखेंगे कपड़ा फपड़ा। चुनाव के वक्त जहां झुग्गी वहां मकान के नारे से बंधी उम्मीद पर अब बुलडोजर फिर चुका है। लोग कहते हैं कि टूटे मकानों की ईंट तक का सौदा हो रहा है। सामान ले गए थे, ईंटा के लिए 2 दिन का टाइम दिए थे। कल ये जो 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, हम लोग रिक्वेस्ट किए थे जो 2 दिन का टाइम दे दो, हम अपने आप हटा लेंगे। लेकिन ये सुबह 6 बजे गाड़ी लगा दिया, जबकि आज के कल के इन्होंने लिख के पेपर में टाइम दिए थे। अच्छा। और ये लेकिन सुबह आके हटाने, ये तोड़फोड़ करने लगे, उठाने लग गए गाड़ी से, टाइम दे ही नहीं रहे, सब उठा लिया। तो आप लोग ईंटें यहाँ से लेकर जा रहे हो? हाँ, बेच दे रहे थे हम, 1 रुपये ईंटा बेच रहा था, हम बेच दे रहे थे, पर भी ये बेचने कहाँ दिया, टाइम ही नहीं दिया, उठा ही दिया सारा। कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हम 15 साल से रह रहे थे। यही हमें सत्यप्रकाश मिले जो एक स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हैं और इस इलाके का सर्वे कर चुके हैं। वो सरकारी विभागों के भ्रष्टाचार को बयां कर रहे हैं। सर, यहाँ पे जो बिजली आई है, बिजली डिपार्टमेंट के एससी साहब, एक्शन साहब और एसडीओ साहब की मिली भगत से यहाँ पे प्राइवेट ट्रांसफार्मर लगाया गया लोगों के लिए, और उससे भूमाफिया के जो लोग थे उन्होंने प्राइवेट बिजली यहाँ पे पहुँचाई। प्रति घर से 600 रुपये लिया गया। अच्छा, तो सरकारी जो कनेक्शन है वो घरों में नहीं लगा हुआ है? आप लोगों के घर में सरकारी कनेक्शन नहीं लगा? नहीं, सरकारी कनेक्शन नहीं था सर, छोटा मीटर लगाया था, उससे 5000 रुपए में सरकारी मीटर छोटा सा लगवाया। फिर इसके बाद 700 रुपये महीना लिया हमसे। और कोई बिजली का बिल नहीं आता था? नहीं, कोई बिल नहीं आया सरकारी। खाना पूर्ति के लिए प्रशासन ने 3 FIR दर्ज की, तीनों की तीनों FIR में एक में भी किसी सरकारी प्रशासन का नाम नहीं है। तीनों FIR भूमाफिया के नाम पे है, ना तो किसी नगर निगम। 4 डिपार्टमेंट थे सर यहाँ पे, जो पुलिस डिपार्टमेंट सर, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और फिर ये चौथा बिजली वाला डिपार्टमेंट सर। तो इसकी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आई कि जो लोकल जो भूमाफिया होता था वो अपने नाम से, यानी एक प्राइवेट ट्रांसफार्मर का कनेक्शन यहाँ पर लेता था, और इसके बाद में वो भूमाफिया अपने प्राइवेट कनेक्शन से इसी तरीके से ये खंभे लगा के और फिर उसको लोगों को बिजली वो देता था। बिजली विभाग की नाक के नीचे 10,000 मकानों में एक में भी आपको सरकारी बिजली का बिल यहाँ पर आता नहीं दिखेगा, क्योंकि बिजली विभाग की भी इसमें मिलीभगत रहती थी। सोचिए, 10,000 मकानों में प्राइवेट बिजली कनेक्शन 600 रुपए महीने पर दिया जा रहा था। लेकिन अरावली के जंगल पर सिर्फ खोरी गांव ही नहीं, कई होटल और फार्म हाउस भी बने हुए हैं। लेकिन इनको कैसे एनओसी मिल जाती है, ये आप खुद सुन लीजिए। और ऐसे सर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से कम 150 होटल बने हुए हैं इस रोड पे, अरावली पर्वत पे 150 होटल। मैंने खुद रिसर्च करी है यहाँ पे, हमने पूरे हमारे एनजीओ ने रिसर्च करी है। बड़े बड़े लोगों के होटल, फार्म हाउस यहाँ पे बने हुए हैं, एक भी गिराने के लिए ऑर्डर नहीं है, ना ही कोई नगर निगम या फिर पुलिस आयुक्त, कोई भी इनको नोटिस तक नहीं देते हैं सर। और अभी भी बनने लग रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है बकायदा। खैर, गरीबों को घर का सपना दिखाकर लाखों हड़प लेने का खोरी गांव इकलौता उदाहरण नहीं है, लेकिन पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण अरावली की पहाड़ियां तभी बचेगी जब लालची नेता, भ्रष्ट विभाग और भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई होगी। वरना ऐसे खोरी गांव में मकान बनाकर गरीब लुटता रहेगा। खोरी गांव से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे किस तरह से हो रही है हवा में ही कोरोना को पहचानने की कोशिश। और यहाँ से हवा बाहर आ जाती है, ठीक है, लेकिन CSIR के चंडीगढ़ लेबोरेटरी ने कोरोना वायरस को हवा में मौजूदगी का पता लगाने और वायरस को मारने को लेकर 2 तकनीक विकसित की हैं। एक एयर सैंपलर है तो वहीं दूसरा अल्ट्रा वायलेट लैंप तकनीक। ये घर, स्कूल, दफ्तर, मॉल से लेकर बड़े बड़े हॉल कहीं भी लगाया जा सकता है। यहाँ से यह हवा अंदर खींचता है। हवा में कोरोना का पता लगाने वाला उपकरण पैन CSIR एयर सैंपलर।
इस छोटे से डिवाइस में एयर कंप्रेशर लगा है जो हवा को खींचता है और अंदर एक मेम्ब्रेन है जिस पर हवा में मौजूद कोरोना के वायरस जमा हो जाते हैं। बिजली और बैटरी से चलने वाले इस डिवाइस की कीमत 5,000 के करीब है और बाजार में उतारने को लेकर CSIR ने 5 कंपनियों के साथ साझेदारी भी की है। एयर सैंपलर में क्या होता है, हम जहाँ पे भी ये रखा है वहाँ से वो हवा को खींच लेता है एंड हवा में जो भी पार्टिकल्स है वो इसमें एक मेम्ब्रेन लगा है वो चिपक जाते हैं। ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी हमारे CSIR की चंडीगढ़ लैब ने बनाई है एंड जब भी ये चिपक जाते हैं पार्टिकल, उसमें जो मेम्ब्रेन लगा है वो शाम को लैब में जाके चेक करना है कि ये पार्टिकल में कोई वायरस है या नहीं। अगर वायरस हो गया तो जो भी जहाँ पे भी लोग थे एंड यहाँ पे जो सैंपलर बना रखा था उन लोगों को अलर्ट कर सकते। वहीं दूसरी तकनीक एयर प्यूरिफायर की है। इन अल्ट्रावायलेट लैंप्स में लगी ट्यूब वायरस को मार देती है। इस UV लैंप्स को सप्लाई डक्ट में ही काट कर फिट किया जाता है। इसको फिलहाल रेलवे के एक कोच, AC बस, ऑडिटोरियम और CSIR के कई दफ्तरों में लगाया गया है। जगह के हिसाब से कीमत 3,000 रुपए से लेकर करीब 20,000 रुपए की आती है। एयर प्यूरिफायर UV बेस है, अल्ट्रावायलेट बेस है। तो ये क्या करती है, जो क्लोज रूम में जो एयर कंडीशनिंग है वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम हमेशा हवा सर्कुलेट करती रहती है। तो जो वो डक्ट और वो डक्टिंग सिस्टम रहती है, सो कंप्रेसर रहता है, डक्टिंग सिस्टम रहता है। सो वो डक्ट में जब हवा वापस भेजना चाहता है एयर सैंपलर, तो एयर प्यूरिफायर वो हवा को पूरा क्लीन करता है UV लाइट से, उससे वायरस पूरा किल होता है, अगेन फ्रेश एयर कम्स इनसाइड। कोरोना के खतरे के बीच शोध खोज जारी है जिससे महामारी के खिलाफ ये जंग जीता जा सके। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। कोरोना के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई के साधन हर किसी के पास नहीं थे। जिनके पास नहीं थे उनके तो भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। महाराष्ट्र में इस तरह के बच्चों की संख्या अच्छी खासी है जो ऑनलाइन पढ़ाई का इंतजाम नहीं कर सके। अब आगे क्या होगा वो नहीं जानते। कोरोना की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई होने और पढ़ाई के लिए साधन सीमित होने का असर महाराष्ट्र के तकरीबन 25,000 बच्चों पर पड़ा है। राज्य के शिक्षा विभाग के शुरुआती सर्वे में इस तरह की बात सामने आ रही है। फिलहाल हम मौजूद है मुंबई से 100 किलोमीटर सटे जवाहर इलाके में। ये एक आदिवासी इलाका है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मजदूर हैं और ये एक पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क भी बहुत मुश्किल से मिलता है। पल्लवी गोविंद की उम्र 15 साल है। वो हाल ही में 10वीं में आई है। वो नर्स बनना चाहती है, लेकिन स्कूल बंद होने से वो घर के कामकाज में माँ की मदद करती है। वो सुबह जल्दी उठ जाती है, पानी लाती है, खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, खेतों में काम करती है। ये वो काम है जो स्कूल खुले होने के दौरान वो नहीं करती थी। घर से काम तो करेगा। मैं घर का काम नहीं करना चाहती, आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन स्कूल बंद है। मुझे डर है कि कहीं जिंदगी भर घर का ही काम न करना पड़ जाए। नहीं करायचं। शेवंती के 3 बच्चे हैं, सभी स्कूल में हैं, लेकिन इस वक्त वो खेतों में काम कर रहे हैं। शेवंती अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है और उनके भविष्य को लेकर आजकल काफी फिक्रमंद है। उनको पढ़ना लिखना चाहिए। हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमारे बच्चे शिक्षित होने चाहिए। लेकिन अब हमारे बच्चे भी हमारे ही स्तर पर दिख रहे हैं। क्या कर सकते हैं? हमने खेती की, हमारे बच्चे भी खेती ही करेंगे। जगन्नाथ की चिंताएं भी कम नहीं हैं। उनके 2 बेटे हैं, एक 4th क्लास में और दूसरा 2री क्लास में। जगन्नाथ खुद 12वीं तक पढ़े हैं। शिक्षक आजकल गांव में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए वो घर पर ही अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनका कहना है कि पिछले 1.5 साल में उनके बच्चे सब कुछ भूल चुके हैं। वो बैठकर पढ़ना तक नहीं चाहते। ये उनके लिए बड़ा नुकसान है। वो कुछ नहीं जानते हैं, उनको कुछ भी याद नहीं रहा है, पढ़ और लिख तक नहीं सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज की बात छोड़िए, हालात ये हैं कि एक वक्त का खाना तक ढंग से नहीं मिल रहा है। रिचार्ज कुठून मारायचं? महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में कई बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई आसान काम नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ा सर्वे अभी पूरा नहीं हुआ है।
लेकिन स्थानीय एनजीओ समर्थन के मुताबिक महकमे से मिली जानकारी एक अलग ही तस्वीर सामने लाती है। 3 से 18 साल के बीच के 1,70,00,000 बच्चे हैं। पालघर में 6 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं। इनमें से 2,40,000 बच्चे पिछले साल स्कूल नहीं जा सके। इसीलिए एनजीओ ने यहाँ बच्चों को रोज कम से कम 1 घंटे तक पढ़ाने लिखाने की कोशिश शुरू की है। मैं 12वीं में पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा स्कूल भी बंद है, तो मैं रोज शाम को 5 बजे इन बच्चों को पढ़ाता हूँ। हालांकि मुझे भी खेत में काम करने जाना होता है। शिक्षा हर बच्चे का हक है। दशकों की मेहनत के बाद ये बच्चे स्कूल तक पहुंच गए हैं, लेकिन फिलहाल कंडीशन ऐसी है कि इन बच्चों के हाथ में किताबें होने के बजाय घर का काम आ गया है। जवाहर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कोविड के दौरान जान गंवाने वालों को किस तरह से याद रखेगा भोपाल। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन में हुई हिंसा के लिए अखिलेश यादव ने सीधे मुख्यमंत्री योगी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, सीएम के इशारे पर हुआ सब कुछ। सरेआम लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं बीजेपी के लोग। लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप ने पटना में शुरू किया अगरबत्ती बनाने का कारखाना। ये मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों से बनेगी। इसमें नहीं होगा किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल। मणिपुर के उखरूल जिले में नौजवान बागवानों की मेहनत से सेबों से लदे पेड़। कुछ साल पहले कई किसानों ने पैदावार न होने से परेशान होकर छोड़ दिया था सेब की बागवानी का काम। लखनऊ के चिड़ियाघर में 4 मेहमानों को देखने के लिए दर्शकों की भीड़। पीलीभीत के जंगलों से बचाकर लाए गए बाघ के 4 शावकों के बाड़े को दर्शकों के लिए खोला गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों की याद में कोविड स्मृति वन विकसित किया जा रहा है। इस विश्राम घाट से लगी 12,000 वर्ग फीट जमीन पर जापान की मियावाकी तकनीक से सघन पौधारोपण किया जाएगा। यहां जिन लोगों का विश्राम घाट में अंतिम संस्कार हुआ, उनकी चिता की राख खाद के रूप में प्रयोग होगी। अप्रैल मई में भोपाल के भदभदा विश्राम घाट में उठती लपटों ने कोरोना से मौत के आंकड़ों की जो सच्चाई बताई वो हमने आपको दिखाई। लेकिन अब इस विश्राम घाट में 50 से अधिक प्रजातियों के 4,500 पौधे लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने की। 1200 वर्ग मीटर एरिया में रोपे जाने वाले पौधों की मिट्टी 21 डंपर भस्म, गोबर, खाद, लकड़ी बुरादा, रेत मिलाकर तैयार की गई है। इस तरह ये देश का पहला कोविड स्मृति वन होगा। 7 जुलाई की शाम 5 बजे तक कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों की याद में यहाँ पौधा लगा सकता है। भोपाल में रहने वाले आरडी गर्ग की पत्नी को कोरोना ने उनसे जुदा कर दिया। उनकी याद में वो भदभदा विश्राम घाट में पौधा लगाने आए हैं। कहते हैं इससे उनकी स्मृति बनी रहेगी। मेरी पत्नी खुद पौधों में बहुत उसको रुचि थी। घर में भी करीब 150-200 पौधे हैं, तो इसलिए वो ये बहुत ही अच्छा है इनका कार्यक्रम, और ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही उचित है। ये विगत 4 माह से पूरे भोपाल संभाग की लगभग मृतक देह कोरोना की भदभदा में आ रही थी, और अगर इसका फिगर आंकड़ा निकाला जाए तो लगभग ये 7,000 होता है। उस समय लॉकडाउन ऐसी परिस्थितियां थीं कि मृतक के परिजन सिर्फ अस्थियां उठा रहे थे, भस्म नहीं ले जा रहे थे, जो लगभग 22 से 25 डंपर भस्म भदभदा में इकट्ठी हो गई। और यहाँ हम मियावाकी टेक्निक से एक सघन पौधरोपण, एक वन का निर्माण करें। दरअसल मियावाकी तकनीक से पौधे लगाने में गर्मी में भी पौधे हरे रहते हैं। पौधों की वृद्धि दोगुनी रफ्तार से होती है और आसपास का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है। यानी 15 से 18 महीने में ये पौधे पेड़ बन जाएंगे।
लेकिन यहाँ चिता भस्म से मिट्टी तैयार करना किसी चुनौती से कम नहीं था। कि जो कोविड पेशेंट जो मृतक राख थी, जो वो राख उठाने के लिए कोई राजी नहीं था। उस राख को उठाने में इतने हम लोग को इतना परेशानियों का सामना करना पड़ा हम लोगों को। फिर धीरे धीरे करके लोगों को मनाते कुछ लोग राजी हुए। डरते थे कि मृतकों का राख है, कुछ हो जाएगा। अब बहुत सारी सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं। जैसे कि हमने देखा था सेकेंड वेव में ऑक्सीजन का कितना क्राइसिस था, तो ये जो वन बनेगा यहाँ पे, जो हम जंगल कहा जा रहा है, ये प्लांटेशन नहीं है, फॉरेस्टेशन है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन जोन भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जिससे आने वाले समय में बहुत ही लाभ होगा। जब तक ये पौधे पेड़ नहीं बन जाते तब तक घाट प्रबंधन समिति इनकी देखभाल करेगी। इसे नाम दिया गया है श्री राम वन। भोपाल के भदभदा विश्राम घाट में देश का पहला कोविड स्मृति वन बन रहा है। नाम रखा गया है श्री राम वन। राम साहस और सच्चाई के प्रतीक थे। कोविड से हुई मौत के आंकड़ों को तो ये पेड़ खुद में समाहित कर लेंगे। बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि सरकारी फाइलों में भी पूरे साहस और सच्चाई के साथ मौत के आंकड़े दर्ज हों, जो फिलहाल हुआ नहीं है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो देश की बात में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।